हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 7 गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन। इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है संपूर्ण क्रांति का अर्थ और उसके विभिन्न घटकों या तत्वों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संपूर्ण क्रांति के घटकों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण क्रांति का संचालन प्रसिद्ध सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने किया, जिन्हें JP नारायण के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवधारणा के बीच गांधीवादी विचारधारा में विद्वान थे। अगर हम बात करें कि जयप्रकाश नारायण के जो सर्वोदय पर जो विचार थे वो गांधीवादी विचारधारा में विद्वान थे, और ये गांधी जी की जो विचारधारा थी सर्वोदय की, उसको इन्होंने स्वीकार किया। ये क्रांति 7 क्रांतियों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक आदि का बौद्धिक का संयुक्त रूप है। तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति के 7 घटकों की जो बात करी है वो यही 7 क्रांतियाँ हैं। इस स्वरूप के कारण उसके सदैव चलते रहने की संभावना है। उसके फलस्वरूप विशेष रूप से व्यक्ति जीवन में परिवर्तन होता रहेगा। अगर हम 7 क्रांति जीवन में संपूर्ण क्रांति को अपनाएंगे और संपूर्ण क्रांति के अंदर जो 7 क्रांतियाँ हैं उस क्रांतियों के आधार पर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ये स्थायी क्रांति है और बड़े से बड़े उद्देश्य के लिए बढ़ती रहेगी। और जयप्रकाश नारायण ने बोला कि जो संपूर्ण क्रांति है ये एक स्थायी क्रांति है और ये अपने उद्देश्य के लिए ये जारी रहेगी। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के स्रोत मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो संपूर्ण क्रांति थी इसके प्रेरणादायक कार्ल मार्क्स की विचारधारा और गांधीवादी विचारधाराओं का समावेश पाया जाता है। जयप्रकाश नारायण जी वर्तमान समक्ष और परंपरागत तकनीक से खुश नहीं थे। वो ये चाहते थे कि जो प्राचीन काल की जो परंपरागत तकनीक है उसे छोड़कर हमें आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए, इसमें परिवर्तन लाते रहना चाहिए। वे संपूर्ण क्रांति के माध्यम से सभी अवधारणाओं के विशिष्ट तत्वों को अपनाकर देश में निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, और वे चाहते थे संपूर्ण क्रांति के माध्यम से समाज में बदलाव हो। और वे गांधी जी के समान अहिंसात्मक तरीके के समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। ये चाहते थे कि समाज में जो परिवर्तन हो वो हिंसा के द्वारा ना हो, बल्कि अहिंसात्मक और सत्य के मार्ग के आधार पर हो। वे नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था हो उसका विकेंद्रीकरण हो। इसका मतलब जो सत्ताधारी जो सत्ता है देश की वो किसी एक के हाथ में ना होकर वो जनता में और शासन के विभिन्न अंगों में बटी होनी चाहिए, जिससे समाज का सर्वगुण विकास हो सके। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ऐसी संपूर्ण क्रांति लानी होगी जिसमें तत्कालिक समस्याएं सुलझा सके। तो वो ऐसी क्रांति का समर्थन करते थे जो तत्कालिक जो समस्या है, जो आज वर्तमान की जो समस्या है उस समस्या को दूर करके समाज में बदलाव ला सके। तो ऐसी क्रांति को उन्होंने संपूर्ण क्रांति को स्वीकार किया, और संपूर्ण क्रांति में उन्होंने 7 क्रांतियों की व्याख्या की, और वे इस परिवर्तन के बाद नए समाज का उदय करना चाहते थे। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम संपूर्ण क्रांति शब्द का उल्लेख अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ क्लासफी में किया। उन्होंने लिखा था, यद्यपि वर्ग विरुद्ध वर्ग का संघर्ष मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच प्रतिद्वंद्वता है। उन्होंने बोला समाज में जो बदलाव है, समाज में 2 वर्ग हैं, एक तो शक्तिहीन वर्ग है और एक है आपका पूंजीपति वर्ग। इसलिए उन्होंने बोला कि पूंजीपति वर्ग यानी शक्तिशाली वर्ग और कमजोर वर्ग के बीच में हमेशा प्रतिद्वंद्वता छिड़ी रहती है। प्रतिद्वंद्वता मतलब होता है दोनों में संघर्ष छिड़ा रहता है, परंतु संघर्ष अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति पर पहुंचने पर संपूर्ण क्रांति कहलाता है। और जब ये संघर्ष इतना बढ़ जाता है तो समाज में जो परिवर्तन आता है उसी को इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। तो इस तरह से हमने संपूर्ण क्रांति के बारे में जाना। चलिए आगे बात करेंगे अब संपूर्ण क्रांति के घटकों के बारे में। इससे पहले हमने संपूर्ण क्रांति
को विस्तार से पढ़ा, उसके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करी। चलिए, संपूर्ण क्रांति के घटक क्या होते हैं। पहला घटक है सांस्कृतिक घटक, तो इसे आप बहुत अच्छे से करिएगा। तो मैं घटक कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की जो घटक आता है, आपके 3 घटक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप 3 घटकों को आप स्पेल करेंगे। जैसे कि पहला है सांस्कृतिक घटक। जैसे कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के सांस्कृतिक घटकों को व्यापक अर्थ में लिया है। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार अंतर्निहित हैं। उन्होंने बोला इस संपूर्ण जो सांस्कृतिक घटक है, इसमें व्यक्ति और सामूहिक जो व्यवहार है, यानी व्यक्ति के व्यवहार है और जो मिलकर जो व्यवहार होता है वो अंतर्निहित है, यानी वो एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक क्रांति के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर नैतिक मूल्यों में परिवर्तन जरूरी है और हमें समाज में व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन लाते रहना चाहिए और व्यक्ति को अपराध और अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। सांस्कृतिक क्रांतियों में जेपी नारायण ने शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया है। उन्होंने बोला कि सांस्कृतिक क्रांति यानी परिवर्तन लाने के लिए हमें शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते हुए उन्होंने शिक्षा को एक लाभकारी बताया, जिससे शिक्षा के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और मनुष्य के अंदर नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं और राष्ट्रीय विकास में इसका लाभ लिया जा सकता है। क्योंकि समाज में अगर राष्ट्रीय विकास करना है तो इस विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाज के कमज़ोर वर्गों में जागरूकता ला सकती है, इन्हें समाज से जोड़ सकती है। उन्होंने वर्तमान प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन के सुझाव दिए, जैसे कि सभी स्तरों पर शिक्षा संस्थाओं का कार्य समय के आधे 1/3 समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के कार्यों में सक्रिय सहभागिता के लिए दिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव है औपचारिक शिक्षा में इसे विशेष रूप से लागू करना चाहिए। पत्राचार का माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तार करना चाहिए ताकि हमें बड़े बड़े लेवल पर माध्यमिक और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी जैसी स्तर पर हम स्थापित करेंगे शिक्षा संस्थाएं, तो इसमें शिक्षा यानी औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, जिसके अंदर मनुष्य का जो भविष्य वो बदलेगा। शिक्षा के बजट में बड़े भाग को उच्चतर वर्ग के स्थान पर जनमानस पर खर्च करना चाहिए, यानी हमारे को शिक्षा के ऊपर खर्च और शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों पर भी वो बजट खर्च करना चाहिए। इसमें संतुलन लाना चाहिए, जिससे समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। तो ये हमने बात करा सांस्कृतिक घटक के बारे में। अब बात करेंगे हम सामाजिक आर्थिक घटक के बारे में, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। जेपी नारायण के अनुसार मार्क्सवादी विचारधारा में सामाजिक और आर्थिक दोनों अवधारणा मिलकर सामाजिक आर्थिक वर्ग बनाते हैं, यानी घटक बनाते हैं। ये वर्ग यूरोपीय संदर्भ में है, परंतु भारतीय संदर्भ में इससे अलग है। भारत में सामाजिक शब्द जाति, विभाजन, धार्मिक अनुष्ठान, विवाह मानदंड आदि के कारण आर्थिक वर्ग से अलग है। जेपी नारायण ने महसूस किया कि यहाँ समाज में रूढ़िवादिता विद्यमान है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, हम पुराने तौर तरीके यानी रूढ़िवादी दृष्टिकोण पर जी रहे हैं। बहुत से ऐसा है कि हमारे यहाँ पर सारे काम एक रूढ़िवादिता के आधार पर है, इसलिए कह सकते हैं कि भारत के अंदर रूढ़िवादिता विद्यमान है और ये संपूर्ण क्रांति में शामिल करने के योग्य है, क्योंकि इसमें हमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इनका विचार था कि इन जाति अवरोधों को समाप्त करके समाज में नए मापदंड और प्रथाएं विकसित करती है, क्योंकि ये रूढ़िवादिता ही है समाज में जो मापदंड और प्रथाएं विकसित हुई है, इसलिए समाज की रूढ़ियों और बुराइयों को संपूर्ण क्रांति में लाकर उन्हें दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसी रूढ़िवादिता और बुराइयों को समाप्त करने के लिए संपूर्ण क्रांति को जरूरी माना। इस प्रकार संपूर्ण क्रांति के लिए सामाजिक विषय एक नया क्षेत्र बन गया है, जिससे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। जेपी नारायण का विचार था कि संपूर्ण क्रांति के साथ आर्थिक क्रांति को आगे बढ़ानी चाहिए, यानी हमें संपूर्ण क्रांति के साथ साथ आर्थिक क्रांति को भी आगे बढ़ाना चाहिए। उनका कहना था कि स्वामित्व और प्रबंध में आमूलचूल बदलाव लाकर प्रौद्योगिकी, औद्योगिक और कृषि क्रांतियों पर ध्यान देना चाहिए और हमें पुराने जो तौर तरीके और जो पुरानी पद्धतियों को त्याग कर आज हमें औद्योगिक प्रौद्योगिकी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे मनुष्य का सर्वगुण विकास होगा। और औद्योगिक प्रौद्योगिकी एक विशेष विकास मॉडल लाना चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था में एक प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी आधार मिलना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था को। उन्होंने बड़े बड़े उद्योग की स्थापना में छोटी छोटी इकाइयों को महत्व दिया। उन्होंने बोला बड़े बड़े उद्योग स्थापित की जगह पर हमें छोटी छोटी लघु कुटीर उद्योग को स्थापित करना चाहिए, जिससे
स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, क्योंकि इनका मानना था कि बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होने से छोटी छोटी जो उद्योग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ताकि बड़े उद्योग छोटी इकाइयों को समाप्त ना कर दें। इससे पूर्व प्रौद्योगिकी के विकास में छोटी इकाइयां लुप्त सी हो गई हैं, इसलिए इन्होंने लघु कुटीर उद्योग गांधी जी की तरह लघु कुटीर उद्योग को स्वीकार किया। तो हमने ये बात करी सामाजिक आर्थिक घटक के बारे में। अब बात करेंगे हम राजनीतिक घटक के बारे में। यह संपूर्ण क्रांति का तीसरा घटक है, राजनीतिक घटक। जी, जयप्रकाश नारायण ने अपने सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक बदलाव के साथ साथ राजनीतिक में भी बदलाव की बात की। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक क्रांति के क्षेत्र में गांधी जी की नीति का अनुसरण किया। वे भी आधार से सत्ता को मजबूत करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि समाज में जो सत्ता होनी चाहिए उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और ये ऐसी राज्य सत्ता का समर्थन करते थे जिसके अंतर्गत संपूर्ण जनता के पास शक्ति होनी चाहिए। ऐसे राज्य सत्ता को स्वीकार किया जो राज्य सत्ता जनता के द्वारा चुनी गई हो, और ऐसी राज्य सत्ता को उन्होंने लोकतंत्र का नाम दिया। उनके अनुसार गांव को भी सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि संपूर्ण समाज को हमें पंचायती राज व्यवस्था तक की शक्ति देनी चाहिए। हमें पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करके जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राज्य और केंद्र स्तर पर यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। उन्होंने कई मुद्दे उठाए और वर्तमान राजनीतिक प्रणाली में सुधार करना चाहते थे। जेपी नारायण समाजवादी लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि हमारे देश के अंदर समाजवादी लोकतंत्र स्थापित हो। उन्होंने संसदीय प्रणाली में सुधारों की कल्पना की। इसके साथ साथ जेपी नारायण ऐसे राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जिसका नियंत्रण लोगों के हाथ में हो। उन्होंने ग्राम स्तर और जिला स्तरों पर औपचारिक ढांचा बनाने की सिफारिश की, और वो ग्राम और जिला स्तर पर शक्ति देने का समर्थन करते थे। इस योजना में सभी शक्तियां उनके पास होगी और वे अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर हम ग्राम स्तर पर अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेंगे तो गांव में लोगों तक विकास पहुंचेगा और सभी अपने अपने स्तर पर विकास को कार्य करेंगे, जिससे संपूर्ण देश का विकास होगा। इस प्रकार जेपी नारायण का दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण था। उन्होंने आशा की थी कि इस प्रकार संवैधानिक सुधार के राज्य स्तर के नीचे के ढांचे आपस में समाहित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने पंचायती राज प्रणाली का समर्थन किया। जेपी नारायण ने वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में सुधार का जोरदार समर्थन किया, अतः ये मांग पहले से होती आ रही थी। वे प्रथम व्यक्ति थे जो दल बदल प्रणाली पर रोक लगाना चाहते थे। उनका मानना था कि जो भारत के अंदर व्याप्त जो बुराई दल बदल जैसे कारण हुई है और राजनीतिक दल एक दल से जीतकर और दूसरे दल में बिककर या दूसरे दल में हस्तांतरित हो जाते हैं, ऐसे को दल बदल प्रणाली कहते हैं। और इस दल बदल प्रणाली का जेपी नारायण ने विरोध करा और इस दल बदल प्रणाली पर रोक लगाना चाहते थे। उनका मानना था कि इसके विरुद्ध कानून बनाना चाहिए। उन्होंने चुनाव में धन की भ्रष्टा की भूमिका का मुद्दा भी उठाया और वो काले धन को उन्होंने राजनीति में स्वीकार नहीं किया। तो ये हमने बात करी घटक के बारे में, यानी जो संपूर्ण क्रांति के घटक थे, इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।